यस, तो हम लोग फेज डायग्राम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसी स्टडी के दौरान हमने ये भी जाना कि फेज डायग्राम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मटेरियल के बनने के क्रम में। तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से जब कोई मटेरियल बनता है, लाइक कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड फोर्जिंग एज वेल, और इसके साथ साथ वेल्डिंग भी है। तो वेल्डिंग का फिगर नहीं है, राइट। तो ऐसे प्रोसेसेस के थ्रू जो है मटेरियल्स क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, मीन्स एक फेज से दूसरे फेज में तब्दील होते हैं, बदलते हैं। तो उनके बदलने का जो क्रम है, और वो क्रम कहीं ना कहीं उसकी इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है, और वो इंटरनल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है उस मटेरियल को एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसा कि आप इस दूसरे फिगर में देख सकते हैं। तो ये हो क्या रहा है कि एक जो स्टेबल स्ट्रक्चर है मटेरियल का, लाइक दिस, लेट मी, यस, ये स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर मटेरियल का, जो कि जो एटम्स है वो इक्विलिब्रियम फेज में है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन जब इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो इनके बीच में इनकी इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस बेसिकली इनकी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और उसके वजह से ये एक नई जगह क्रिएट कर रहे हैं विद इन देम, एंड उसकी वजह से दूसरे मटेरियल अपने पोजीशन को एक्वायर कर रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर मटेरियल आल्सो ट्रांसफॉर्म दैट पर्टिकुलर फेज इनटू दिस फेज। और इस पर्टिकुलर फिगर से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से मटेरियल का बनना स्टार्ट होता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, and this is the one of the most important process, that is called the casting process. इसके बिना कोई भी मटेरियल इस दुनिया में बन नहीं पाया है, राइट। चाहे कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, कास्टिंग होती ही होती है। बिना उसको रॉ मटेरियल को पिघलाए हुए दूसरे मटेरियल को किसी सांचे में बना नहीं सकते। कास्टिंग का अगर हम एक दूसरे प्रोसेस की बात करें, पाउडर मेटलर्जी की भी बात करें, तो उसमें भी जो पाउडर यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं इसी लिक्विड मटेरियल से बना होता है, और उसका जो बनने का भी क्रम होता है वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द फेज इसी से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली अगर किसी मेटल की बात करें या मटेरियल की बात करें तो वो कास्टिंग के थ्रू ही बनता है। तो कास्टिंग के थ्रू बनता है मीन्स उसके ओरिजिनल पार्ट को हम चेंज करते हैं लिक्विड फेज में, और उस लिक्विड को कूल करते हैं, जिसके वजह से उसकी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एंड ड्यू टू दैट we will get an improvised and improved kind of a material and kind of a product as well। जो हम बात कर रहे थे मटेरियल के बनने के क्रम का, ठीक है, तो उसी के क्रम में हमने दूसरे मैकेनिकल प्रोसेसेस को देखा, जिसमें मेटल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट करते थे और एक सांचे के अंदर रख के, दैट सांचा इज कॉल्ड द डाई। और ये डाई जो होती है मेटल की बनी होती है, राइट। तो ये मेटल की डाई होती है और ये क्या करती है, दूसरे मेटल को दबाती है। क्यों दबा पाएगी, जब इसका जो हार्डनेस है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तभी तो इसको दबा पाएगा। तो इसके हार्डनेस को लोअर कैसे किया गया, इसको हमने हीट कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर ये इससे भी हार्ड होगा तो गर्म होने से इसके इंटरनल स्ट्रक्चर रिलीज हो गए, जिससे ये सॉफ्ट हो गया हल्का सा। इसकी वजह से ये डाई को ईजिली प्रेस करने में आसानी रह गई, ठीक है। अगर यहीं पे कोल्ड वर्किंग की बात होती है और इसका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और इसका प्रोडक्ट का हार्डनेस बराबर होता, तो हो सकता था तो दोनों अपोजिट रिएक्शन लगाते तो हो सकता था डाई भी टूट सकती थी। तो इसीलिए मटेरियल को क्या करते हैं, गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद इसको सॉफ्ट हो गया, मतलब गर्म करने के बाद सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट होते ही ये मटेरियल डाई के अंदर अपने शेप को एक्वायर कर लिया। आप देख सकते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का बन गया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर मटेरियल की शेप एंड साइज़ को चेंज करते हैं। तो शेप एंड साइज़ को चेंज करते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या अंतर आते हैं, लाइक दिस। ये ग्रेन्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ओल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर, और ये डायरेक्शनल फीड है कि इसके तरफ ये आगे बढ़ रहा है। दीज आर द रोलर्स, ठीक है, ये रोलर्स है। तो ये क्या किए, मटेरियल आप देख सकते हैं मटेरियल किस तरीके से एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो रहा है। बेसिकली उनके माइक्रो स्ट्रक्चर जो उसके ग्रेन्स है, उनके ग्रेन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके शेप एंड साइज में,
तो उसको दबाया गया, तो दबाया गया किस लेवल पे दबे, वो एटॉमिक लेवल पे दबे। एटॉमिक लेवल पे दबने से श्रिंक होने से क्या होगा कि उनके जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, जो ग्रेन्स है, वो एक दूसरे में श्रिंक होना शुरू हो गए। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रोलर। रोलर के इफेक्ट की वजह से वो पर्टिकुलर ग्रेन जो थे अपने साइज, शेप एंड साइज को चेंज कर दिए। तो जब एक भाई लोकेशन, एक ग्रेन का स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, अब उसको जबरदस्ती इस एरिया के अंदर, उससे लेस एरिया के अंदर कन्फाइंड किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही थी उसको, फ्री एनर्जीज थी, वो क्या एनर्जीज है, वो एनर्जीज बेसिकली कन्फाइंड होने लगी, एक जगह इकट्ठा होने लगी। तो उसके वजह से भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि मटेरियल इलोंगेटेड ग्रेन को फाइंड आउट कर रहा है, मींस इसके शेप को हमने बढ़ा दिया, मींस दैट मटेरियल इज हैविंग द डक्टाइल प्रॉपर्टी। अगर ये ब्रिटल मटेरियल होता तो शायद इतना ये इलोंगेट नहीं होता। और आप इस पर्टिकुलर फिगर से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करता है। तो वो शेप चेंज होने का कारण क्या है कि उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसका ग्रेन है, वो ग्रेन्स अपने आप को डिफॉर्म करते हैं उस प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और तब जाके वो मटेरियल दब जाता है, मटेरियल चिपटा हो जाता है, मटेरियल खींच के लंबा हो जाता है। तो सारा खेल ये कहीं ना कहीं इन्हीं सबों का है। तो आप ये देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोर्जिंग, राइट। ये रेड हॉट मटेरियल, काइंड ऑफ अ फोर्जिंग, ये होल्डर है, इसको रोबोटिक आर्म बोलते हैं। दिस इज न्यूमेटिक और द हाइड्रोलिक हैमर, और ये हीट बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं ये बंदा यहाँ खड़ा है, इसने ये इंसुलेटिंग कोट पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका हीट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, इस मटेरियल का हीटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। इतना बड़ा मटेरियल है और इसको इस सेक्शन से इसको चेंज किया जा रहा है शेप, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे गर्म करके। ये एक फिगर है पाउडर मेटलर्जी से बनाया हुआ एल्यूमिनियम 7075 का, जिसमें माइक्रो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं हॉट फोर्जिंग के दौरान। और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर बेस है, जब ये ओरिजिनल फॉर्म रहा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस को ये पर्टिकुलर फिगर डिनोट कर रहा है। दिस इज द फिगर ऑफ इनगोट। इनगोट मतलब एक स्टील का बार टाइप में, जिसको कास्टिंग के दौरान बनाते हैं और उसके बाद इसको अलग अलग शेप एंड साइज में चेंज करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इनगोट ये हो गया। तो इनगोट का ये स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो बन रहे हैं कास्टिंग के दौरान। दिस इज द अनदर माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ज स्टील एट अ टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेन साइज है वो बड़ा बड़ा है ए और बी में। ए में देख रहे हैं बहुत ही स्पेस जो है उनके बीच में रिलीजिंग है, और जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो बड़े हैं। लेकिन जब बी में पहुँचे हम तो देख रहे हैं कि वो एक दूसरे से सटना स्टार्ट हो गए, सी में और कन्फाइंड हुए और डी में उससे ज़्यादा कन्फाइंड हो गए। तो दैट द डिफाइनिंग द स्ट्रक्चरल। यस, यस। So this one is the microstructural figure of forged steel, जो कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टी और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, एक फेज कैसे दूसरे फेज में चेंज होता है, ठीक है, और जब वो चेंज होता है तो उसके मटेरियल के ऊपर क्या प्रॉपर्टी में क्या अंतर आता है। तो ये सारी कुछ फिगर आपको इन्हीं सभी ये स्ट्रक्चरल को बारे में डिफाइन कर रही है, किस तरीके से वो चेंज होता है। तो फेज डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के रिस्पेक्ट में हमने एक बिगेस्ट एग्जांपल भी डिस्कस किया था, दैट द एग्जांपल ऑफ द पर्टिकुलर शुगर एंड वाटर। एंड आप देख सकते हैं कि ये फिगर में पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है, बेसिकली ये सॉल्युबिलिटी लिमिट को डिफाइन करता है। और सॉल्युबिलिटी लिमिट का मतलब ये कि एक सॉल्वेंट के अंदर दूसरा सॉल्यूट मटेरियल कितना ज़्यादा से ज़्यादा घुल सकता है, मिल सकता है, और जितना ही वो घुलेगा मिलेगा उससे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इन्हांस होगी। मीन्स जो
सॉल्यूट एटम है, जो मिलने वाला एटम है सॉल्वेंट के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी जो है उस सॉल्वेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, एंड दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स। एंड इसी के रिस्पेक्ट में हमने देखा था, इस पर्टिकुलर फिगर को भी हमने समझने की कोशिश की थी। ये फिगर एक जस्ट एग्जांपल है कि किसी मेटल्स को, दो अलॉयज बेसिकली, नॉट द मेटल, वी आर टॉकिंग अबाउट द अलॉयज। सो अलॉय इज नथिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल्स, ओके। So combination of the materials, so that is the we are taking into the consideration, और उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग इस पूरे फेज डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने इस पर्टिकुलर शुगर वाटर फेज डायग्राम को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने देखा था कि लिक्विड और सॉलिड का एक कॉम्बिनेशन था और एक प्योर सिरप का था। तो जो कि आप इस फिगर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये पर्टिकुलर शुगर है, मीन्स अगर आप इसको सिरप माने और ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा शुगर माने, तो क्या करेंगे, हम इसके टेम्परेचर को रेज करेंगे, वी आर रेजिंग दैट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रेज करेंगे तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स है शुगर और वाटर के बेसिकली मॉलिक्यूल्स है, वो स्पेस क्रिएट करेंगे। तो स्पेस क्रिएट होगा तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो उस स्पेसेस को एक्वायर करेंगे अप टू अ सर्टेन लिमिट, फिर जाके वो किसी लेवल पे जाके सॉल्युबिलिटी लिमिट को डिफाइन करेंगे। फिर अगर ज़रूरत होगी तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन हम किस हद तक सर टेम्परेचर और कंपोजिशन को सेट करें कि मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो बेहतर बनी रहे। ऐसा ना हो जाए कि हम बेहतर करने के चक्कर में चीनी का मात्रा इतना डाल दें कि शरबत का स्वाद ही खत्म हो जाए, मीन्स उस पर्टिकुलर मटेरियल की जो अलॉय की जो प्रॉपर्टी है वही खत्म हो जाए, जो ओरिजिनल मटेरियल है उसका ही इफेक्ट ही खत्म हो जाए। तो ऐसे हम नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम मटेरियल को क्रिएट करते हैं, अलॉयज को क्रिएट करते हैं। उसी क्रम में एक टर्म्स है, कुछ टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल को लिया हुआ है निकिल और कॉपर के कॉम्बिनेशन को। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में we are combining the A and B, means the copper and nickel, and this is defining the solid solution, the solid substitutional solution. तो solid solution क्या है? Solid is a solution, one or more solute in the solvent, such as multi-component system is considered as a solution rather than the compound when the crystal structure of the solvent remain unchanged by addition of the solutes and the chemical component remain in a single homogeneous phase. So these are, you can define in the solid phase or the solid solution. So there are the three phases basically, the liquid phase, liquid plus solid phase, and the pure solid phase. So it is nothing, it is just the combination, ये सारे combination है solute और solvent के। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये चेंज होते हैं, और आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्यूट ए और मटेरियल बी उस अलॉय में दोनों एक टेम्परेचर पे घुल के मिल गए। फिर जब उसके टेम्परेचर को कूल कर दिया तो वही लिक्विड सॉलिड में बदलने लगा, और जो मटेरियल ए और मटेरियल बी अलॉय का था वो प्योर सॉलिड में तब्दील हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। आप एटॉमिक लेवल पे भी इस फिगर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर है और इसके रिस्पेक्ट में ही हम माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो माइक्रो स्ट्रक्चर इज नथिंग जस्ट अ वेरी स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल दैट डिफाइनिंग एज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपेयर्ड सरफेस ऑफ द मटेरियल, जो कि बने हुए सरफेस को डिफाइन करता है कि जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है मटेरियल बेसिकली, एंड इट कैन बी रिवील अप टू बाय द हेल्प ऑफ, इसको हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जिसका मैग्नीफिकेशन 25x मैग्नीफिकेशन से ऊपर होता है, तब हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। और इसको एग्जामिन करने के लिए एक प्रोसेस है, दैट इज़ द मेटलोग्राफिक एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके लिए हम इस स्पेसिमेन को बेसिकली जिस मेटल के माइक्रो स्ट्रक्चर को चेक करना होता है उसको हम लोग बेसिकली परफॉर्म क्या करते हैं, क्लीन करते हैं उसके सरफेस को। तो क्लीन करने का क्रम क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील होती है, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर हम इसको घिसते हैं, इस ऊपर के सरफेस को, जो उसके ऊपर गंदगी होती है लाइक रस्ट होता है, ऑयल होता है, पेंट होता है, वो क्या करता है, वो उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद हम एक सोल्यूशन डालते हैं NO3 का, जिससे इसके ऊपर के सरफेस को वो क्लीन कर देता है।
क्लीन करने के बाद फिर हम मैग्नीफिकेशन ग्लास से इसको हम देखते हैं। ये और भी स्टेप इसमें डिटेलिंग है, लेकिन मैं जल्दी में इसको बताया हूँ। इसकी डिटेलिंग आपकी प्रैक्टिकल में है, सो वी विल डिस्कस हाउ दैट पर्टिकुलर माइक्रोग्राफ test, metrographic test specimen is to be prepared. So this is nothing, just to understanding the structure of the मटेरियल। तो ये जो है जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल है, ये ऊपर के सतह का रूप है किसी मटेरियल का, जिसको हम मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा जूम करके। तो इसके रिस्पेक्ट में हम सॉलिड को दो फॉर्म में डिफाइन करते हैं, दैट द सॉलिड डिफाइनिंग द क्रिस्टलाइन एंड द नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। सो क्रिस्टलाइन मटेरियल हैविंग द सॉलिड दैट इज द constituting the particles, atoms, and that is having the three-dimensional periodical manner, and the non-crystalline solid do not have the consistent arrangement of the particle, and their geometry defining basically well defined geometry, क्योंकि क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, एंड जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं उनका कोई जियोमेट्री डिफाइन नहीं होता है, शेप डिफाइन नहीं होता है। और जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं हैविंग द लार्जर रेंज ऑफ द ऑर्डर, एंड दिस इज हैविंग द शॉर्टर रेंज ऑफ द ऑर्डर, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज द डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल का। और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं मेल्ट ओवर रेंज है, एक रेंज के अप्रॉक्सी वो मेल्ट होंगे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन मटेरियल की, they having the fixed value of the heat of the fusion, and the non-crystalline material do not having the fixed value for the heat of the fusion। उसी तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी की बारे में बात करें, क्रिस्टलाइन मटेरियल की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, so these solid are the two solids having the showing the property of the solid as well, and नॉन क्रिस्टलाइन हर एक प्रॉपर्टी को नहीं बताते हैं किसी भी मटेरियल को, सो इसीलिए इसको शीडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। और जो एनर्जी लेवल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में लोअर होता है एज कम्पेयर टू नॉन क्रिस्टलाइन एनर्जी। सो दैट इज हाउ वी कैन कैटेगराइज द क्रिस्टलाइन एंड द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एज यू कैन सी बाय द डेफिनेशन the crystalline, polycrystalline and the amorphous materials. So these are the categories by which we can categorize the materials in the with respect to the crystal structure। और आपको पता है कि उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है, और माइक्रो स्ट्रक्चर से मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम समझ सकें कि मटेरियल के बनने का क्रम क्या है। हम मटेरियल के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कि मेटल होता है, हम जानते हैं रबड़ होता है, हम जानते हैं स्टील होता है, हम जानते हैं कि शीशा होता है, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, लेकिन उनके बनने का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स क्या है, किस तरह से उसके क्रिस्टल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं जिससे उसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको डिफाइन होती है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये तीन तरह के बेसिक कैटेगरी है क्रिस्टल। तो बेसिक जो है क्रिस्टलाइन मटेरियल है, एंड सेकेंड है जो पॉलीक्रिस्टलाइन है, एंड थर्ड इज द एमॉर्फस मटेरियल। तो आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है उनके एटम जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में है। पॉलीक्रिस्टलाइन बहुत सारे क्रिस्टल को अलग अलग शेप एंड साइज एंड ओरिएंटेशन में अरेंज किए हुए होते हैं, एंड उनका जो डायरेक्शन होता है, रैंडमनेस होता है, बेसिकली डायरेक्टेड होता है, एंड ये होता क्यों है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर। और वो ग्रोथ कब होती है, जब मटेरियल को एक फेज से दूसरे फेज में सॉलिडिफाई करते हैं, लाइक चाहे उसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे करें, चाहे उसको लिक्विड टेम्परेचर से सॉलिडिफाई करें, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो फाइब्रस टेक्सचर है जो प्रोपगेटिंग मोड में होता है, और that the particular next is the amorphous। Amorphous is nothing, just kind of systematic non-systematic arrangement of the crystal। कोई भी systematic arrangement नहीं होता है सॉलिड का, और इसके एटम जो होते हैं किसी भी रैंडमनेस पे एक दूसरे को कन्फाइंड करते हैं, जहाँ मन किया वहीं पे कन्फाइंड हो गए। कन्फाइंड होने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी मटेरियल को गर्म किए अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर और सडन कूलिंग कर दिए, तो जो जहाँ पे बिखरा हुआ है वहीं पे वो जम जाएगा, और उससे क्या है ब्रिटल नेचर उस मटेरियल का बाहर निकलता है।
सो उसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो अगर हम क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करें तो देयर इज अ डेफिनेशन दैट द मिनरोलॉजी एंड द क्रिस्टलोग्राफी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम or the molecule in the crystalline liquid or the solid. Obviously that liquid is transforming into the solid and that solid transforming into the liquid. So a crystal structure is composed of a pattern, a set of atom arrangement in a particular way, and that's why they are the crystalline material. So that pattern are located upon the point of the lattice, जो हमने बात किया था lattice point के बारे में, which is an array of the point repeating the periodically three dimensional, जो यूनिट सेल है उसके रिस्पेक्ट में हमने बात किया था। तो अब आप देखेंगे हर एक चीज एक दूसरे से कंबाइन हो रही है, ठीक है। अब वो सारी चीजें अब एक फेज डायग्राम में कंफाइंड हो रही है, जो हम स्टार्टिंग से यूनिट सेल और बाकी सारी चीजों को पढ़ते आए हैं, राइट। And that the particular the length of the edges of the unit cell and the angle between them are called the lattice parameter. So that systematic arrangement of that atoms, the calling the single or the crystalline material, and the polycrystalline material having the solid, and they have the composed of many crystalline of varying size and orientation. तो इसके अंदर अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन मटेरियल हैं जिनके शेप एंड साइज अलग है, ओरिएंटेशन अलग होते हैं, डायरेक्शन अलग होते हैं, रैंडमनेस अलग होता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में ये भी अरेंज होते हैं। So these structure are the solid material and they are when cooling to form the crystalline grain at a different point, and within it and the area where this crystalline grain meets are known as the grain boundaries. So next is the amorphous one, and the in condensed matter of these So this is the particular single crystal and the polycrystalline material arrangement that किस तरह से वो अपने आप को अरेंज करते हैं। और एक मटेरियल जो है सिंगल क्रिस्टल होता है, यही सिंगल क्रिस्टल जब नंबर ऑफ अलग अलग दो मटेरियल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो पॉलीक्रिस्टल मटेरियल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक देर आर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। तो एक लिक्विड है, लिक्विड का जमना शुरू हुआ, जमने के क्रम में क्या हुआ कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे से कंबाइन होना शुरू हुए और धीरे धीरे कंबाइन होते एक दूसरे से इकट्ठा होना शुरू हुए। इस लिक्विड को उन्होंने घेर लिया सॉलिड में, और घेरते घेरते उन्होंने उस अरेंजमेंट को पूरा ही एक्वायर करके एक सॉलिड ग्रेन बाउंड्री के साथ एक सॉलिड मटेरियल को तब्दील कर दिया। सो सिंगल क्रिस्टल क्या है? इट इज़ अ पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर अक्रॉस इट्स होल वॉल्यूम, a long range length scale. Each atom is related to every other equivalent atom in the structure by transition on the rotational symmetry, and this crystal structure is a highly ordered and its lattice is continuous and unbreakable. That the amorphous material such as glass and many polymer as well. So this is the amorphous solid and this is the single period crystal. This is the polycrystalline solid. ये पॉलीक्रिस्टलाइन में दो तरह के होते हैं, एक आइसोमॉर्फस एंड सेकंड वन इज द पॉलीमॉर्फिसिस। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल क्या है? दे आर मेड ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द मेनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टल में जब नंबर ऑफ क्रिस्टल्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज कंबाइन होंगे वो पॉलीक्रिस्टलाइन बना देंगे। तो क्रिस्टलाइन when combining with the different shape and size of the crystal is creating the polycrystalline. So don't be confused regarding this. These are having a high degree of order over many atomic molecular range and the grain are separated by the grain boundaries. So you can see in this particular figure, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चूंकि नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो उनका शेप एंड साइज अलग होगा, लेकिन चूंकि केमिकली वो म्यूचुअल होते हैं तो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और जहाँ पे वो कंबाइन करेंगे वहीं पे उनकी बाउंड्री बनेगी एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेन बाउंड्री। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रेन होगा अलग अलग शेप एंड साइज का, वो जहाँ पे इकट्ठा होगा दैट विल क्रिएट अ ग्रेन बाउंड्री। तो ये ग्रेन बाउंड्री का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी रिफाइनमेंट की जाती है। तो
तो ये सारी कुछ चीज़ों को बताता है। तो ग्रेन आर यूजुअली 100 नैनोमीटर and 100 micron in the diameter, and the polycrystalline with the grain less than 10 nanometer in diameter in the nanocrystalline material. तो इतने सूक्ष्म लेवल पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। So most inorganic solid are the polycrystalline, including all common metal, many ceramic, rock, and the ice. So these are the basic the polycrystalline material. So unlike the crystalline solid, the amorphous solid is a solid that lack of an order, internal structure, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं होता है, and that particular referred to a super cooled liquid rather than a solid. And you can see here, this is the particular crystalline material example, सिंगल क्रिस्टल। आप देख सकते हैं सिंगल क्रिस्टल में टेबल सॉल्ट है। एमॉर्फस मटेरियल, द पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। आप देख सकते हैं कि ये कॉटन कैंडी है, ये अब आप इसको कहोगे कि यार ये कैसे हो गया, तो यही है मटेरियल का खेल। अब आप दूसरे इस फिगर को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, एक क्वार्ट्ज रॉक है, सॉलिड रॉक है, एंड अ प्लास्टिक बैग है। Which type of solid do you think each of them? किस तरह का solid material है? तो क्वार्ट्ज जो है वो crystalline solid है, rock are made of the mineral, and the mineral basically form of the crystal, as you can see the geometry shape, and the bag is the an amorphous solid. It is made of the plastic, and most plastics do not form a crystal structure. So means the arrangement of this particular bag is the in a non-systematic manner, and that's why it is in the category of the amorphous material. So that is how we can define the crystalline and the amorphous material as well. So appearance मटेरियल की और उसकी बनावट, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी मटेरियल को समझने के लिए। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में दो तरह के सिस्टम होते हैं, दैट इज द आइसोमॉर्फिज्म एंड द पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये दो इनके डिफरेंशिएशन है। सो पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में आपको पता ही है, और उसी के दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दैट इज द आइसोमॉर्फिसिस एंड द पॉलीमॉर्फिसिस। फिजिक्स में आप लोगों ने शायद देखा होगा इस सब चीज़ों को। देन वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द एमॉर्फस सॉलिड। आप इसको भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफाइन किए हुए हैं, और इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। तो द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री शेप, amorphous having the irregular shape, melt at a sharp characteristic temperature, gradually soften over a range of a temperature। तो soften का मतलब आप देख सकते हैं कि जो हम पॉलीमर की बात कर रहे थे, पॉलीमर amorphous स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, और आप इस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि क्यों वो पर्टिकुलर जो प्लास्टिक बैग है वो amorphous सॉलिड को डिफाइन करता है। And these are the अलग-अलग kind of properties which defining the differences between these solid crystal structure। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार ये सारी चीज़ें आपको जब आप फेज डायग्राम में पढ़ोगे या फिर किसी मटेरियल के बारे में पढ़ोगे, तो आपको उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में ये डिटेलिंग बार बार आएगी। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द क्रिस्टलाइन मटेरियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड द एमॉर्फस मटेरियल, what is crystalline material and the polycrystalline material and the amorphous material। So these are the basic questions which are arising in the viva। वाइवा के दौरान ये सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल किसे कहते हैं, एमॉर्फस मटेरियल किसे कहते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होता है, अंतर क्या है एमॉर्फस में, ऐसा क्या होता है कि एमॉर्फस में जो है वो क्रिस्टलाइन में नहीं है और जो क्रिस्टलाइन में वो एमॉर्फस में नहीं है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं इसको डिटेलिंग में आप लोग को बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी सॉलिड स्टेट के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से एक सॉलिड फॉर्मेशन चेंजेस होती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली with the help of the temperature and the composition range and the equilibrium phase। So that equilibrium phase is nothing, it is showing the arrangement of the free energy। क्या बताता है इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिफाइन करता है जो कि फ्री एनर्जी को मिनिमम लेवल पे डिफाइन करता है।
किसके, मटेरियल के इंटरनल फ्री एनर्जी लेवल को। तो वो कैसे होगा, जब दो कॉमन मटेरियल को हम ऐड अप करेंगे, ऐड अप करके उसको सॉलिड बना लिया। तो जब सॉलिड बनाया तो सॉलिड बनाने का क्रम क्या रहा, उसके कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर और कंपोजिशन को ऐड किया हमने। तो जब कंपोजिशन और टेम्परेचर एक दूसरे से कंपेटिबल है, केमिकली कंपेटिबल है, फिजिकली कंपेटिबल हो जा रहे हैं, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम उसको समझेंगे कैसे कि ये मटेरियल को फिर हम दूसरे फॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो अंतर आएगा कैसे। तो उसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हैं। तो इक्विलिब्रियम इज अ सिस्टम if its free energy is at a minimum given a specified combination of the temperature, pressure and the composition, and the microscopic characteristic of the system do not change with the time, and the system is stable, and the changes in the temperature, pressure or the composition for the system will result in an increase in the free energy and possible change where the at another state whereby the free energy to be lowered as well. So दैट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट जब चेंज होगा तो मटेरियल के अंदर रैंडमनेस आएगी, उसके क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर रैंडमनेस आएगी, और वो रैंडमनेस एक फेज से दूसरे फेज में मटेरियल को तब्दील करने में मदद करेगा। एंड दैट इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम, एज यू कैन सी, वन कंपोनेंट फेज डायग्राम। सो एक कंपोनेंट का फेज डायग्राम है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं ये लिक्विड है, वाटर है एक फेज, सॉलिड एक फेज, वेपर स्टीम में एक कंपोनेंट का तीन फेज, ठीक है, एक लिक्विड फेज है, एक सॉलिड फेज है, एंड वेपर फेज है। सो दैट ऑल आर शोइंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे आप -20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड है, चूँकि इसका मेल्टिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर इतना ही बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब वो फ्रीज होना शुरू होता है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसने क्या किया, अपने सॉलिड फेज से अपने आप को लिक्विड फेज में तब्दील करना शुरू किया। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, आप देख सकते हैं अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर सॉलिड जो है लिक्विड वो वेपर में चेंज होना शुरू हो रहा है। एंड दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग द फेज डायग्राम। एंड इसके रिस्पेक्ट में ही आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये जो फिगर फेज डायग्राम का दिखा रहा है बेसिकली, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है दो कंपोनेंट के मिलने का, कि एक फेज से दूसरे फेज में क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको कैसे हम समझ सकते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग का। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर फेज डायग्राम। सो ये फेज डायग्राम is nothing, just showing the information about the control microstructure or phase structure of a particular alloy system, and can be displayed is what called, you can say, the phase diagram. तो ये जो फेज डायग्राम है बेसिकली, इसका जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है माइक्रोस्ट्रक्चर और फेज स्ट्रक्चर का, किसी भी अलाय सिस्टम का, जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम टेम्परेचर और कंपोजिशन के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, राइट। So this particular phase diagram is nothing, just a graphical representation at a present in a material at a various temperature, pressure and the composition, as I told you. So it usually describes the equilibrium condition and showing the particular by the figure, or you can we can examine it. And sometimes the non-equilibrium condition are also so well known. So this particular phase diagram होता क्या है, आपको हम लोग शुरू से ही बात करते आ रहे हैं। ये बेसिकली अलॉय के फेज को रिप्रेजेंट करता है कि एक अलॉय जो बन रहा है उसको बनने का क्रम कैसा रहा, और उसके ऊपर
टेम्परेचर और कंपोजिशन का बेसिकली क्या असर रहा, ठीक है, और एज वेल एज द प्रेशर एज वेल। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस करेंगे हम लोग कंपोजिशन और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर कितने टेम्परेचर पे कितनी मात्रा, मतलब कितने कंपोजिशन में दो बाइनरी कंपोनेंट अलॉयज एक दूसरे से कंबाइन है, उसकी डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले फिर हम लोग ये फेज डायग्राम को समझने आगे बढ़े। सो इट इंडिकेटिंग द मेल्टिंग एंड सॉल्टिफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, मेल्टिंग रिलेटिंग टू द कास्टिंग एंड सॉल्टिफिकेशन आल्सो रिलेटेड टू दैट। So melting is relating, the melting means you are increasing the temperature of that particular material, and solidification means you are degrading the temperature of the particular material, right? और उसके बीच का जो होगा वो that is the recrystallization, और ये कहाँ पे होगा, forging पे यूज करते हैं, forming में यूज करते हैं। तो इस तरीके से it indicates the composition of alloy where the solidification begin and the temperature range over which it occurs। तो जो सॉल्डिफिकेशन है किसी भी मटेरियल के ठंडे होने का, किसी अलॉय का, वो उसके कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर वो शो करता है, और ये सारा डिटेलिंग फेज डायग्राम में पता चलता है। एक प्योर सब्सटेंस के लिए प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि बता रहा है सिंपल सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट को, एक सिंगल प्योर सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो। सो प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो वो वाटर हो गया, वाटर को अगर आप ठंडा करेंगे तो वो आइस में बदल जाएगा, और उसको गर्म करेंगे तो वो वेपर में बदल जाएगा। सो दैट डिफाइनिंग द पर्टिकुलर, and this particular second figure is showing the phase diagram of the magnesium, the showing the melting and the boiling temperature at the atmospheric pressure। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें पता चलता है कि कौन सा अलॉय कितने कंपोजिशन और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में या प्रेशर के रिस्पेक्ट में बिहेव करेगा, किस तरह से उसके अंदर बदलाव आएगा, और क्या बदलाव आ रहे हैं टेम्परेचर और कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में। तो उससे हमें क्या पता चलता है। तो कितने तरह के बेसिकली फेज डायग्राम है, दो तरह के हैं, एक सब्स्टिट्यूशनल है, इंटर एसेंशियल अलॉयज हैं। आपने ये दो पॉइंट्स को पहले भी पढ़ा होगा, जो हम लोग यूनिट सेल के लैटिस पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ दीज थिंग्स, सब्स्टिट्यूशनल एंड द इंटर एसेंशियल। सब्स्टिट्यूशनल का भी आपको पता हुआ था कि substitutional have element which are incorporated into the regular lattice position within the unit cell, and the interessential which are incorporated into the interessential side of the unit cell. For example, the iron in the carbon in the iron for making the steel, and for the substitutional the tin and the zinc alloy condition to the copper to the form of bronze material। So इस तरीके के कॉम्बिनेशन से ये जो हमने पहले बात किया था कि जो डिफेक्ट्स के बारे में हमने बात किया था, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होता है, इंटरसेंशियल डिफेक्ट्स होते हैं, उनका रोल क्या है। तो वो रोल यहाँ पे अब आप समझेंगे कि ये फेज डायग्राम में जब हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स को अलॉय बनाने के लिए हम लोग कंबाइन करते हैं, तो वो एटॉमिक लेवल पे किस तरह से अपने आप को रिस्पेक्ट में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, और वो कॉम्बिनेशन ही उस मटेरियल को एक डिफरेंट मटेरियल के रूप में बना के रेडी करता है। सो उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करना होता है, जो गिब्स फेज रूल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर गिब्स फेज रूल is showing the thermodynamic state of the material, means the temperature range or the pressure and the component range। So it is very famous rule, that is the Gibbs phase rule। आप देख सकते हैं गिब्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फेज रूल को डिफाइन किया अंडरस्टैंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द थर्मोडायनेमिक स्टेट, and that can be coexisting in the equilibrium that given in the condition, that is basically ये
इस फॉर्मूला से डिराइव होता है, दैट इज F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, जहाँ पे C को हम कंपोनेंट के रूप में डिफाइन करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड इन द सिस्टम जो कंबाइन होके मटेरियल को बना रहे हैं या मटेरियल से बन रहे हैं, वो हो गया। और F जो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द फ्रीडम और द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और द कंपोजिशन, वो वेरिएबल्स क्या वेरी होंगे, उनके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आएंगे, और that variables changes independently without changing the number of the phases in the equilibrium. तो ये with respect to the this particular degree of freedom, ये तीनों रिस्पेक्ट में बैलेंस होंगे, and that is defining the F, and the P is the number of phases present, कितने फेज प्रेजेंट हैं आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड, 3 फेजेस होते हैं, लेकिन कौन सा फेज कब किस रिस्पेक्ट में है उसके बारे में। एंड द कांस्टेंट 2 इज द इक्वेशन implies that both the temperature and the pressure are allowed to change. So this is the basic concept which is given by the Gibbs phase rule, and for determining this we are considering the triple point of water, that in that water the component is only one, दैट इज द वाटर, एक ही कंपोनेंट है लेकिन उसके 3 फेज है, जो हमने पहले फिगर में देखा था कि एक सिंगल कंपोनेंट है उसके फेजेस 3 है। तो सिंपल आपको पता है कि एक कंपोनेंट है दैट इज द C1 और फेज कितने हैं दैट इज द 3 एंड 2 इज द कांस्टेंट, तो उसके रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट पॉइंट को डिफाइन करेगा ये पर्टिकुलर। और इसमें बेसिकली मटेरियल साइंस के अंदर बाइनरी फेज डायग्राम के आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस गिब्स फेज रूल का एग्जांपल हम लोग बेसिकली लेते हैं, जो टेम्परेचर और कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हमें बताता है कि क्या कितने परसेंटेज ऑफ फेज उस टेम्परेचर पे मौजूद है, कितने परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन किसी सॉल्यूट एटम का एक रिस्पेक्टेड टेम्परेचर पे कितना कॉम्बिनेशन उसके साथ मैच किया हुआ है, वो सारा कुछ इस गिब्स फेज रूल के थ्रू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो बाइनरी फेज सिस्टम इज नथिंग जस्ट कॉम्बिनेशन। बाइनरी मीन्स दैट हम लोगों ने एक सिंगल कंपोनेंट के बारे में बात किया, तो बाइनरी मीन्स मोर देन 2। So you can see the binary, the 2 system, 2 composition, 2 component system is the binary system, and then the triple phase diagram as well, that is containing the more than 2 component as well. So अब हम इसको समझने की कोशिश और आगे करेंगे इस फेज डायग्राम को कि इसमें बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें आपको अब कुछ चीज़ें और ऐड हो गई, लिक्विडस और सॉलिडस टेम्परेचर। देखिए बेसिकली ये मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको फेज डायग्राम में जब हम डिटेल में आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं डायरेक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसको अभी मैं डिटेलिंग में नोट डाउन करा रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता रहे कि वो पॉइंट का मतलब क्या है और क्या हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो अब हम लोगों ने 3 फेजेस के बारे में जाना, लिक्विड, लिक्विड सॉलिड प्लस सॉलिड, और अब हम उसी के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स को टेम्परेचर रेंज को जान रहे हैं, लिक्विडस एंड द सॉलिडस। तो लिक्विडस टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मटेरियल लिक्विड होना शुरू हो जाता है, मीन्स या फिर टोटली लिक्विड हो जाता है। द मटेरियल, द लिक्विडस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which a material is completely liquid। आप देख सकते हैं तो इसके हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी लाइन हुई, लिक्विडस, मीन्स दैट लाइन इज शोइंग द लिक्विडस लाइन, क्योंकि इसके ऊपर जहां भी मटेरियल रीच करेगा टेम्परेचर रेंज बढ़ेगा, मटेरियल लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और उसी के रिस्पेक्ट में सॉलिडस है, मीन्स जिससे मटेरियल सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द सॉलिडस लाइन, दैट इज द लिक्विडस लाइन and that is the solidus line. So this is the liquidus line and this one is the solidus line. So these all are defining
the basically the phase diagram understanding from which the component is transforming from one phase to another phase, and in between you can see यहाँ पे अल्फा हम दिखा रहे हैं, ये बेसिकली अल्फा सॉलिड मटेरियल को डिफाइन कर रहा है। दिस इज बेसिकली आगे जब हम पढ़ेंगे तो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट को डिफाइन करता है, लेकिन अभी अल्फा मींस द सॉलिड सॉल्यूशन, एल इज द लिक्विड सॉल्यूशन। और आप देख सकते हैं लिक्विडस और सॉलिडस के बीच में हम कॉम्बिनेशन किए हैं लिक्विड और सॉलिड का, मींस दिस फेज इज रिप्रेजेंटिंग द सेमी लिक्विड एंड द सेमी सॉलिड फॉर्म, and that is how we are defining that particular three phase system। और ये थ्री फेज सिस्टम से ही मटेरियल का बनना और उसको बनने के बाद उसको प्रॉपर्टी को इन्हांस करने का काम, ये सब कुछ इस फेज डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग से होता है। और आप दूसरे फिगर में देख सकते हैं कूलिंग कर्व दिखा रहा है जो आइसोमॉर्फस अलॉय को दिखा रहा है ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। सो आइसोमॉर्फस क्या होता है? बेसिकली आइसोमॉर्फस सिस्टम जो कंबाइन करता है एक सिंगल फेज को, मीन सिंगल फेज इन द सेंस की सॉलिडस फेज को जो डिफाइन करे उसको हम आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं। And you can see the changes which is taking place from the solidus point and to the final solidus। So इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये बेसिकली ये जो फिगर लिया हुआ है ये मैकेनिकल 285 सॉलिडिफिकेशन लैब से लिया हुआ है। And now again next part for understanding this phase diagram कि इस particular composition of phase diagram में जो हम मटेरियल के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कितना परसेंटेज, कितना कंपोजिशन में निकिल, मान लीजिए हम एक निकिल और कॉपर के आगे हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जांपल को, निकिल और कॉपर को हमने कंबाइन किया तो किस टेम्परेचर रेंज पे और किस सॉलिडस और लिक्विडस पॉइंट पे कितना फेज लिक्विड का, कितना फेज सॉलिड का, या कितने फेज में निकिल लिक्विडस लाइन पे अवेलेबल है और कितने कंपोजिशन में कॉपर उस लिक्विडस लाइन पे अवेलेबल है, या कितने फेज कितने टेम्परेचर रेंज पे या कितने कंपोजिशन पे वो निकिल और कॉपर सॉलिडस लाइन पे रिलाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टाई लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो आप जो फेज डायग्राम को आपने देखा होगा बेसिकली जो हम लोग ये सॉलिडस और लिक्विडस लाइन के बारे में देख रहे थे, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को बताता है कि मटेरियल जो सॉलिड है उसको हमने लिक्विड में तब्दील किया और फिर वो प्योर लिक्विड बना, फिर उसको कूल किया तो लिक्विड सेमी सॉलिड और लिक्विड में तब्दील हुआ, फिर वो प्योर सॉलिड में चेंज हुआ। तो कैसे हम पता करेंगे किस टेम्परेचर रेंज पे कितना कॉम्बिनेशन में मटेरियल एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और उस कॉम्बिनेशन पे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और इसके ट्रांसफॉर्म होने का रीज़न ये है कि दोनों मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो अलग अलग है। तो अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर होने के बावजूद एक कौन सा ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो मटेरियल लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर पे एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, भले ही उनका मेल्टिंग टेम्परेचर अलग हो लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस फेज डायग्राम को पढ़ रहे हैं। उसमें पॉइंट्स आते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं जिसको बोलते हैं सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट होता है, उसको हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके रिस्पेक्ट में हम अगर फेज डायग्राम बाइनरी फेज सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइनरी फेज डायग्राम दो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ए और बी के रिस्पेक्ट में जब अलाय प्रेजेंट होता है दो फेजेस रीजन में, तो हम करते क्या है, एक टाई लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। टाई लाइन इज नथिंग जस्ट interest fixing the composition of the two phases or these consequences of the Gibbs phase rule which provide the form of one
डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो इसके लिए हम जब कंपोजिशन को फाइंड आउट करना होता है तो हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन से जहाँ भी वो लाइन खत्म होती है, जो भी पॉइंट को लिक्विडस और सॉलिडस पॉइंट को टच करता है, वहीं से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। आपको अभी हम फिगर दिखाएंगे, उस फिगर में लेबोरेटरी में टेस्टेड एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे निकिल और कॉपर के कंपोजिशन और लिक्विडस और सॉलिडस टेम्परेचर पे कितने फेज और कितने कंपोजिशन में वो अवेलेबल है उसको डिफाइन करते हैं। तो इन सबको डिफाइन करने के लिए हमें एक नेक्स्ट रूल को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसको हमें ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट रीड आउट दिस पर्टिकुलर you can say expressions, and just kept in your mind when we find out the level, the composition of the binary system. So this particular Leverage rule is helping to identify the compositions and the phases which are present at the liquidus and the solidus line. So these are the basic Leverage rule, that is calculating the weight percentage of the phases in any two-phase region of the phase diagram, and only two-phase region only, means the binary system जहाँ पे two-phase region दो alloys combine हो रहे हैं दो phase region पे, that the combination shown the Leverage rule. तो अगर जर्नल हम बात करें कि फेज परसेंटेज की, तो द अपोजिट आर्म ऑफ द लीवर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द टाई लाइन इज टू द 100, दैट विल रिप्रेजेंटिंग द फेज परसेंटेज। एंड इन द वेट परसेंटेज हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज नथिंग, जस्ट showing the particular combination with respect to that. तो लेवरर रूल से हम कॉपर और निकिल के कॉम्बिनेशन को सेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसकी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से फेज में कितने अमाउंट में कितने कंपोजिशन रेंज में कॉपर और निकिल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, किस टेम्परेचर रेंज पे। तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला है लाइन जो कंपोजिशन के रेंज को बता रहा है, दैट इज शोइंग द copper and the nickel, that is the showing the range of basically the copper and the nickel with respect to the 0 to 100 and in the reverse mode 100 to 0। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं लाई करेंगे। अगर आप इसके 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और इसके 100 की बात करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 40 हो गया, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100। So that is how we are combining the two alloys composition with respect to their temperature, the copper and the nickel। तो आप टाई लाइन जो हमने खींची थी वो टाई लाइन कहीं ना कहीं इसको अब हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लेवरर रूल अप्लाई करेंगे हम मटेरियल के कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हेन अ मटेरियल सॉलिडिफाई, जब मटेरियल ठंडा होता है, आप ये एक सेंटर पॉइंट इसको बोलते हैं, दैट इज द CO से इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज ओरिजिनल कंपोजिशन। ठीक है, एंड that showing the decreasing the temperature range in the particular solution। So जब material solidify होता है, it does not have a constant concentration, so that is the constant concentration, and but there will be a concentration in the gradient which will significantly after the property of the material, and this is important concept to understand। So that example which we are constructing, अगर हम डायरेक्टली इसको देखें इस रिस्पेक्ट में 40 के रिस्पेक्ट में, तो मीन्स अगर हम 40 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे
कॉपर और निकिल के फ्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में है। तो इन दिस एग्जांपल द कॉपर एंड निकिल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द निकिल दैट फ्रीजेज एट 1220 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबाउट 50%। एज यू कैन सी ये जो रेंज है इस पर्टिकुलर एग्जांपल को इस फिगर से डिफाइन किया हुआ है और एग्जांपल लिया है कॉपर और निकिल के सोल्यूशन का, जिस जब वो फ्रीज हो रहा है तो निकिल का कॉन्सेंट्रेशन 1270 डिग्री पे कितना है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1270 डिग्री सेंटीग्रेड से एक लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और कहाँ तक खींचेंगे उसको, लिक्विडस और सॉलिडस लाइन के रिस्पेक्ट। ठीक, हमें पता है कि जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली निकिल का इधर से स्टार्ट है, ये बेसिकली वेट परसेंटेज जो है निकिल का ही है रिस्पेक्ट टू दैट, एंड यहाँ से कॉपर के रिस्पेक्ट को दिखाते हैं। तो the concentration of the nickel that freezes at 1200 degree centigrade is about 50%। और ये पता कैसे चला, हमने जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टाई लाइन को खींचा तो टाई लाइन कहाँ पे स्ट्रक हुआ, इस पर्टिकुलर सॉलिडस पॉइंट पे, और सॉलिडस पॉइंट को फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिया। तो ये किसके बीच में आया, 40 और 60 के बीच में, मीन्स दैट इज शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द 50। It means if it is lying in the 50, means the 50% weight percentage of the copper and the 50 weight percentage of the nickel lying at that particular solidus point. At 1250 degree, what will happen? That 40 weight percentage and 12 weight percentage, 40 weight percentage. So what is showing here means ये बेसिकली बता रहा है कि जो निकिल है वो कॉपर के अंदर टोटली डिसॉल्व होता चला जा रहा है। जब उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो टोटली उसके अंदर डिसॉल्व होता चला जा रहा है, उसका परसेंटेज जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये बेसिकली ये लिबरल रूल से हम समझ सकते हैं कि एक सॉल्वेंट में दूसरा जब सॉल्यूट जा रहा है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिस्पेक्ट है उसको वो डिफाइन कर रहा है, और उसी रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये निकिल के टेम्परेचर रेंज है और ये कॉपर का टेम्परेचर रेंज है, कितना डिफरेंस है, but they are combining at some level of instant. So that is the thing which we are discussing over here. So there is a question to find out the alpha phase, that means the solid phase, and the liquid phase present in the copper 40% and the nickel alloy at 1250 degree percent। तो हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द फेज, हमें अल्फा फेज को डिफाइन करना है, लिक्विड फेज को डिफाइन करना है। तो अल्फा परसेंटेज में क्या है, निकिल इन द अलॉय एंड द निकिल इन द लिक्विड, एंड द परसेंटेज ऑफ द निकिल एंड द परसेंटेज ऑफ द सॉलिड इनटू 100। तो वेट परसेंटेज में हम क्या करेंगे, हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू दैट 40 वेट परसेंटेज ऑफ द निकिल at 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड उसके रिस्पेक्ट में ही दूसरा जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट वुड बी द 32 डिग्री 32 परसेंटेज, एंड देन 45 डिग्री 45 परसेंटेज एंड द 32। ये आया कहाँ से, ये बेसिकली आया यहाँ से, दैट द शोइंग एट द solid phase and the liquid phase of what, that is the so this is how we can find out the particular composition in the phase present in the
particular binary phase system, and with the help of this we can identify the various system of the phases and the composition of the range. So I'm just letting you guys up to this, and we will meet in the next lecture by with the help of more example to understand this particular Lefebvre rule and the binary system. Thank you.